Hello, good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम डिस्कशन करेंगे नई सब्जेक्ट, नए टॉपिक और नई जर्नी के साथ स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे नर्सिंग के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। यहां तक कि हर साइंस के स्टूडेंट्स को एक ब्रीफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मालूम होना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत बड़ी सब्जेक्ट्स है जिनकी हर यूनिट यदि हम पढ़े तो एक यूनिट भी 2 महीने ले सकती है, इतनी बड़ी डिटेल में है। जिसके लिए हम जो मोस्टली जो बुक्स रेफर करते हैं उनमें कॉमन एक सबसे ठीक इजी एंड स्वीट बुक्स आती है रोशन विल्सन, उसके बाद आती है टोयोटोरा, उसके बाद आती है बीडी चौरसिया, उसके बाद एनमोर्गेश भी आती है एक छोटी सी बुक जिसमें कि आपके ब्रीफली नोट्स हैं। उस नोट्स से आप एक आउटर लाइन अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं और रोशन विल्सन एंड टोयोटोरा की बुक से आप रेफर करो। और बीडी चौरसिया एक डिटेल्ड बुक है। हम लोग जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो डिस्कशन करेंगे वो एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास एक टाइम लिमिटेशंस भी होती है और हम लोगों के पास हर कैटेगरी का एक स्टूडेंट होता है, जिसमें कि एक स्टूडेंट को पास होने वाला भी होता है, एक ब्रिलियंट और एक नॉलेजेबल स्टूडेंट भी होता है। तो आपको जो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो मैं यहां पढ़ाऊंगा उसके बाद में डिटेल में आपको घर पे जाके पढ़ना है और रेगुलरिटी पढ़नी है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे बेस है मेडिकल साइंस का, क्योंकि इसके अंदर आप आपकी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हो कि आपकी ह्यूमन बॉडी क्या है। तो जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब जो होता है बेटा, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन। मींस हम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे हम हमारे बॉडी के अंदर यदि लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं और लंग्स कैसे कैसे बना हुआ है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, यदि हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये कहलाती है एनाटॉमी। और यदि हम इसी चीज में जाए नेक्स्ट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मींस होता है बेटा फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। मींस यदि हम लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है, और यदि उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें माइंड में साइलेंटली पढ़ना होगा और हर डायग्राम को हमारे माइंड के अंदर उतारना होगा। जब हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, हर ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे, हमारी बॉडी किन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब दो वर्ड जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो वर्ड आते हैं, तो बेटा एनाटॉमी मींस होती है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस ईयर, ईयर की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर किससे मिलकर बना हुआ है, मिडिल ईयर किससे बना हुआ है, इनर ईयर किससे बना हुआ है। अब यदि फंक्शंस मींस ईयर कैसे फंक्शन करता है, हाउ वी आर हियरिंग द वॉइस एंड हाउ वी आर हियरिंग द साउंड, ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन ऑफ द ईयर। तो ये चीज समझ में आई आपके दो वर्ड्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेडिकल साइंस के अंदर। बेस है जो मैंने आपको बताया, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप सेकंड ईयर या नेक्स्ट ईयर्स में जब आप जाओगे तो मेडिकल सर्जिकल पढ़ेंगे, आप गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे, तो जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को यदि नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं प्राप्त नॉलेज होगी तो वो कैसे उन डिजीज कंडीशंस को पढ़ पाएगी। यदि हमें कार्डियक सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ने हैं तो सबसे पहले कार्डियक सिस्टम के बारे में नॉलेज तो होना जरूरी है कि हमारे कार्डियक सिस्टम के अंदर लेयर्स कितनी है, कार्डियक सिस्टम के अंदर ब्लड कहां से आता है, कार्डियक सिस्टम के अंदर ब्लड कहां जाता है, कैसे ब्लड प्यूरिफाई होता है। ये कॉमन नॉलेज हम कहां लेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। जब ही तो जितनी भी मेडिकल साइंस है उन्होंने क्या करा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम में रखा है कि एक स्टूडेंट प्रॉपर नॉलेज ले ले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, देन ही विल गो इन द नेक्स्ट ईयर। जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ वर्ड आते हैं। जैसे एक वर्ड आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ द सेल। साइटोलॉजी, आपको पता है बेटा जिन वर्डों के पीछे लॉजी लग जाता है उस लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। जैसे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल।
और सेल क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है। ये हमारे शरीर की एक छोटी से छोटी इकाई है जिससे हमारा शरीर बनता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी इज सेल। और सेल की जहां स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोलॉजी। और जब बात आती है नेक्स्ट वर्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मींस बहुत सारी सेल मिलकर, बेटा मेरी बात सुना, वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है और इन टिश्यूज की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मींस बोन, ऑस्टियो मींस बोन। इस ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया बेटा? बोन। जहां पर बोन की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टियोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मसल्स, लॉजी मींस स्टडी ऑफ, मायो मींस मसल्स, मसल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? मायोलॉजी। इसके बाद एंथ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। इसके बाद क्या कहते हैं बेटा? आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। आर्थ्रोलॉजी मींस जॉइंट्स, जॉइंट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? आर्थ्रोलॉजी। उसके बाद स्प्लैंक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ एन ऑर्गन। स्प्लैंक्नोलॉजी की स्पेलिंग देखो बेटा, SPLANCHNOLOGY। स्प्लैंक्नोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। जैसे यदि हम जॉइंट्स, हमारा जो ये जॉइंट्स है एल्बो जॉइंट्स, इसकी स्टडी करते दिया था आर्थ्रोलॉजी के अंदर। और यदि ये हमारी बोन ह्यूमरस, इसका स्टडी करते दिया था ऑस्टियोलॉजी के अंदर। और टिश्यूज, यदि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यदि हम इसकी स्टडी करें तो ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। कई बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन क्या है? बोन इज आल्सो ए टिश्यू, बोन इज आल्सो ए टिश्यू। ये टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड है। ये क्वेश्चंस कंपटीशंस में और नॉट सेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप मेरे बेसिक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के अंदर आए हुए, जो एकेडमिक क्लासेस यहां ले रहे, उनको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे, पर ब्रीफली के बारे में डिटेल एवरीडे आपको घर पे जाके उस चीज के बारे में पढ़ना है। जैसे यदि हम आज स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं तो स्टोमक को पढ़ने के बाद में आपको घर में जाके 2 बुक रख के और डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको यदि स्टोमक के किसी डायमीटर्स को बताना भूल जाऊं तो आप घर पे जाके उसके डायमीटर्स पढ़ सको, उसकी डिटेल्स स्टडी कर सको। क्योंकि जितनी डिटेल में स्टडी आप करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा। तो आप सबको घर पे एवरीडे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में भी काउंट होती है, मार्किंग भी हार्ड होती है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा। उसके बाद न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मींस स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजी, न्यूरो मींस नर्वस, नर्वस सिस्टम की स्टडी किसके अंदर की जाती है बेटा? न्यूरोलॉजी के अंदर। और नेफ्रोलॉजी, जैसे हॉस्पिटल बोलते हैं ना नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स मींस किडनी, किडनी से रिलेटेड जहां स्टडी होती है, जहां ट्रीटमेंट होते हैं, उसको बोला नेफ्रोलॉजी। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस पैथोजेंस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। उन डिजीज, उनके फंक्शन, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं पैथोलॉजी। तो कल यदि आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी हॉस्पिटल में यदि आप जाओ और आपसे यदि कोई पूछे कि बेटा नेफ्रोलॉजी में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए नेफ्रोलॉजी मींस इट इज रिलेटेड टू किडनी, किडनी से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है जहां हमें जाना है। अब हम इसकी जब टर्म्स की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर 2 टर्म्स आती है। एक तो वर्ड होता है सिमेट्रिकल, एक वर्ड होता है बेटा सिमेट्रिकल, और दूसरा वर्ड होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अब आपको ये तो पता हो गया, इंग्लिश में सिमेट्रिकल का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस, और एसिमेट्रिकल मींस इम्बैलेंस, है ना बेटा। सिमेट्रिकल का एग्जांपल जैसे हमारे लिम्स, लंग्स, आईज। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल लीवर, स्प्लीन, है ना। बेटा सुनना मेरी बात, सिमेट्रिकल को जो इंग्लिश में जो किताब ने बोला हुआ है, लिम्स, आईज, ईयर्स एंड लंग्स, देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। मींस जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, इस बॉडी में एक ऑर्गन हमारा राइट साइड में, एक ऑर्गन लेफ्ट साइड में यदि सिचुएटेड है, तो ये सिमेट्रिकल मींस हमारी जो बॉडी की जो मिड लाइन है, जहां से हमारी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है।
यहां से हमारी एक आइज इधर की साइड, एक आइज इधर की साइड, एक लंग्स इधर, एक लंग्स इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। ये क्या हुआ? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस बैलेंस में, बैलेंस मींस अनुपात में हमारे बॉडी को अरेंज किया गया है। एसिमेट्रिकल मींस लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी के राइट साइड में लीवर सिचुएटेड होता है, तो लेफ्ट में नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड में होता है, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया ना बेटी। एस बेटा सिमेट्रिकल में किडनी नहीं आएगी बेटा, दोनों साइड होती है ना किडनी। हाँ सिमेट्रिकल में किडनी भी आती है, हाँ सॉरी सॉरी सिमेट्रिकल में किडनी भी आती है दोनों साइड। मींस जो सिमेट्रिकल ऑर्गन है, तो हमारी बॉडी के सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल समझे। एसिमेट्रिकल मींस जो आपके बॉडी का ऑर्गन एक ही साइड है उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, और सिमेट्रिकल मींस जो दोनों साइड है। एसिमेट्रिक का जो एग्जांपल है लीवर, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। अब जो एक वर्ड आता है ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारे बहुत सारे नर्सिंग के या मेडिकल के या पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं, प्रैक्टिकल देने जाते हैं, बोलेंगे जी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ भी पूछ लो सर। उनसे पहला क्वेश्चन यदि आप करोगे ना, व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन, दे विल नॉट गिव रिप्लाई, दे विल नॉट गिव रिप्लाई, दे डोंट नो व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो एनाटॉमिकल पोजीशन मैं बना के बताता हूं, तो मेरी तरफ कैमरा करना तनीषा। एनाटॉमिकल पोजीशन जो एक ह्यूमन बीइंग की जो होती है बेटा, वो एनाटॉमिकल पोजीशन, ये ह्यूमन बीइंग की जो पोजीशंस होती है, ये एनाटॉमिकल पोजीशंस होती है, जिसके अंदर एक पर्सन का पोजीशंस इरेक्ट होती है, हाथ की जो पाम है, ये जो हथेलियां हैं, ये सामने रहती है, और पैर जो उसके इस तरीके की पोजीशन में रहते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, कौन सी पोजीशन बोलते हैं हम लोग? एनाटॉमिकल पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। मींस यदि हम किसी ह्यूमन बीइंग की यदि हम स्टडी कर रहे हैं, तो दिस पोजीशन इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। तो इंग्लिश में क्या बोला गया है? In this position the body is erect. Erect means standing position. हम खड़े हुए हैं तो erect position हो गई। Head facing forward, head सामने होगा, arms साइड में होंगी, palms सामने की तरफ मूवमेंट करेंगी। This position is known as anatomical position of a human being. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर आती हैं, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स आती है बेटा, वो आती है मिड लाइन। मिड लाइन, मिड लाइन क्या होती है? मिड लाइन मींस एक ऐसी लाइन, मिड बीचों बीच की एक लाइन, जहां हम बीच में मांग निकालते हैं ना, बीच में जो मांग करते हैं, जैसे हमारी सोनाली ने मांग निकाली हुई है बीच की मांग, श्वेता मिश्रा ने निकाली हुई है बीच की मांग। ये जो बीचों बीच की जो एक मांग निकाल के हम नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां से हमारे दोनों ऑर्गन इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मिड लाइन। मींस ऐसी लाइन जहां से दोनों पोर्शन बराबर डिवाइड हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिड लाइन। जैसे इस रूम की मिड लाइन कहां हो जाएगी? यहां पर, जहां से दोनों रूम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं बेटा मिड लाइन। अब मिड लाइन के बाद एक वर्ड आता है मीडियल और लैटरल। मीडियल और लैटरल, ये दोनों वर्ड बड़े मजेदार है, समझदार है, और बहुत क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जब कोई भी हमारा ऑर्गन, ये हमारा हाथ, यदि बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूवमेंट करे तो दिस इज नॉन एज मीडियल, और यदि ये हाथ हमारा मिड लाइन से दूर जाए तो दिस इज नॉन एज लैटरल। मींस यदि ये हमारे मिड लाइन की तरफ आता है हमारा हाथ, तो मीडियल, ये लैटरल, ये मीडियल, ये लैटरल, ये मीडियल, ये लैटरल, ये मीडियल, ये लैटरल। मींस यदि हमारा हेड मिडलाइन की तरफ आए, हाथ मिडलाइन की तरफ आए, तो इसको मीडियल बोला जाता है, और अबे फ्रॉम मिडलाइन होता है वो कहलाता है लेटरल। ऐसे ही ऑर्गन्स का सिचुएटेड होता है कि दिस ऑर्गन इज सिचुएटेड मीडियल, दिस इज एन लेटरल साइड ऑफ एन ह्यूमन बॉडी। इसके बाद में सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? नियरर टू द हेड। अरे जो हमारे हेड से जो नजदीक होंगे वो सुपीरियर, और जो पैरों के नजदीक में होंगे वो इन्फीरियर। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, इन्फीरियर मींस नीचे वाला। समझ में आया बेटा? सुपीरियर मींस ऊपर वाला, इन्फीरियर मींस नीचे वाला। जो लेग्स के नजदीक में आएंगे उनको इन्फीरियर, जो हेड के नजदीक में आएंगे वो सुपीरियर। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद में आता बेटा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। किसका कॉल आ रहा है? उसके बाद में आता वर्ड हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मींस सामने वाला,
एंटीरियर मींस सामने वाला, नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की फ्रंट सरफेस को क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर। पोस्टीरियर मींस पीछे वाला, समझ में आया बेटा, एंटीरियर मींस सामने वाला। दिस पेन इज एंटीरियर ऑफ माई बॉडी मींस ये मेरे सामने है, और यदि पेन ये दिस इज एन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मींस पीछे। आपको समझना क्या है, यदि मैं आपको बताऊंगा दिस ऑर्गन इज एन एंटीरियर ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गन मींस आपको समझना है कि ये ऑर्गन उसके एंटीरियर मींस सामने की साइड में पाया जाता है। जैसे ओवर लंग्स इज हैविंग रिब्स इन द एंटीरियर साइड मींस हमारे फेफड़ों की एंटीरियर साइड में रिब्स, ये पसलियां पाई जाती है, और पसलियों के पोस्टीरियर साइड में लंग्स पाए जाते हैं। मैं समझ में। उसके बाद में प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब बेटा प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। नियरर एक तो हो गया बेटा प्रोक्सिमल, एक तो हो गया प्रोक्सिमल, और एक हो गया डिस्टल। प्रोक्सिमल का मतलब नजदीक वाला, डिस्टल मींस दूर वाला। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि हमारे हाथ का यहां से ओरिजिन हुआ है, तो ये हाथ प्रोक्सिमल मींस ये प्रोक्सिमल मूवमेंट हुआ। डिस्टल मूवमेंट ये हाथ को डिस्टल कर दो मींस दूर। प्रोक्सिमल मींस नजदीक, प्रोक्सिमल मींस नियर टू द ओरिजिन ऑफ एन ऑर्गन, हमारा ऑर्गन जहां से निकला है उसके नजदीक में लाना प्रोक्सिमल कहलाता है। ये ऑर्गन, ये हाथ हमारा, ये हो गया प्रोक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। ये क्या प्रोक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। समझ में आया, प्रोक्सिमल और ये हुआ डिस्टल। तो ये चीज समझ में आई आपको, प्रोक्सिमल और डिस्टल। उसके बाद में सुपरफिशियल और डीप। यदि हमारे कोई स्किन के लेयर के पास में है तो वो क्या कहलाएगा, सुपरफिशियल। ये हमारी स्किन, ये हमारी स्किन, स्किन को इंटीगुमिनेटरी सिस्टम बोलते हैं। बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंस, फीलिंग्स, संवेदनाएं देता है। ये सुपरफिशियल मींस हमारे अपर मोस्ट लेयर के साथ में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। और यदि कोई ऑर्गन अंदर सिचुएटेड है तो उसको बोलते हैं डीप। तो डीप मींस डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस, हमारी स्किन से अंदर की तरफ जो चीज है उसको बोलते हैं डीप, और सुपरफिशियल मींस ऑन द स्किन सरफेस। ये चीज समझ में आई बेटा, सुपरफिशियल और डीप। अब जो नेक्स्ट एक वर्ड आता है बेटा, मूवमेंट एट जॉइंट्स। हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं। अच्छी चल रही है क्लास, कल की तरह ही चल रही है कि कम चल रही है, कल से अच्छा हो रहा है कि कम हो रहा है। मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स की जब हम बात करते हैं बेटा कि कौन कौन से हमारे जॉइंट्स है जहां पर मूवमेंट पाए जाते हैं, तो हम हेडिंग डालते हैं बेटा मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स बेटा जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, जैसे हमारा नी जॉइंट है, घुटना जहां जुड़ता है, जैसे हमारा हिप जॉइंट है जहां हमारा हिप बना हुआ है। अब इन जॉइंट के अंदर हमारी बॉडी बोन से मिलकर बनी हुई है, बोन एक पार्ट है, और ये बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां पर दो बोन जुड़ती है उसको जॉइंट बोलते हैं। जब जॉइंट के मूवमेंट की बात आती है तो सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्लेक्शन, FLEXION। जो हमारा पहला मूवमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्शन। जो पहला जो हमारा मूवमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मींस ए मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेसेस कम नियर टू ईच अदर। मींस ये जो हमारे हाथ की ये जो सिमिलर सरफेस है ये एक दूसरे से नजदीक आ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मींस मुड़ना, नीच के अंदर पैर का ये जो हो गया फ्लेक्शन, मुड़ना। मींस जहां दो सरफेस एक दूसरे से नजदीक आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन आपको समझ में आया, एग्जांपल दिया है मैंने, दिस रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन टू बोन्स। पहले ये जो हमारी बोन थी इसके अंदर एंगल ज्यादा था, ये एंगल खत्म करके दोनों के आसपास मांगी ना, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 90 से 180, ये हो गया 360 डिग्री पे। जब हम यहां पे आ जाएंगे तो ये एंगल 10 डिग्री का ही बच जाएगा। तो एंगल जब रिड्यूस होता है तो दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मींस दोनों सरफेस का आपस में नजदीक आ जाना, फ्लेक्शन कहलाता है बेटा। उसके बाद में एक्सटेंशन, अवे फ्रॉम सरफेसेस, दो सरफेस एक दूसरे से दूर चली जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस फैलना। जो हमारे हाथ फ्लेक्शन था इस फ्लेक्शन को हमने ये कर दिया तो ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। ये चीज समझ में आई आपका। एक्सटेंशन मींस मूवमेंट वेयर
similar surfaces go apart. Here the angle between two bones is decreased and two bones is decreased to the opposite flexion, straightening of the bone of the बेंट ऑफ द फोर आर्म. मीन्स हमारी जो फोर आर्म का जो बेंट है उसको हमें एक्सटेंशन करना, ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा एक्सटेंशन. समझ में आ गया बेटा? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मीन्स मुड़ाना, मोड़ना, एक्सटेंशन मीन्स फैलाना. ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. जब दूसरा जो वर्ड आता है बेटा, एक वर्ड ये हम लिख देते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. अब एक जो अलग वर्ड आता है बेटा, एक आता है एडक्शन और एबडक्शन. एडक्शन और एबडक्शन. एडक्शन और एबडक्शन. एडक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन. और एबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन. बेटा जैसे मैं पैरों में आपको समझाऊं, नॉर्मली जैसे सर्जरी करते, सर्जरी के अंदर जब ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पीजी से ऐसे बात थोड़ी करेंगे इसकी टांग उठाओ, इधर कर दो टांग को, इधर ले जाओ टांग को, टांग ऊपर करो, टांग नीचे करो, ऐसे नहीं बोलते. मेडिकल साइंस के क्या स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एडक्शन, राइट लेग को एडक्शन करो. एडक्शन मींस इसको नीचे करो. एडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? चप्पल खोल देता हूं, सस्ती वाली चप्पल है. एडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये जो हमारा पैर है, ये टू पार्ट्स, ये बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूवमेंट करे तो ये कहलाता है एडक्शन. समझ में आया बेटा? यदि ये हमारा पैर टू पार्ट्स बॉडी की मिड लाइन की तरफ काम करे तो इसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन. एडक्शन, ADDUCTI on adduction means when our body organ will move towards our midline, that is known as adduction. Adduction means towards midline. Abduction means away from midline. Abduction means away from midline. Abduction means away from midline. बेटा नॉर्मली जब हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते या THR करते, ये क्वेश्चन नोटसेट के अंदर, नोटसेट में DSSB के अंदर नर्सिंग टीचर की एग्जाम में आया था कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है THR की सर्जरी. उस THR की सर्जरी के अंदर दोनों पैर हमारे ही रहते हैं, नॉर्मली पैर तो ये रहते हैं. ऑपरेशन के बाद या हेमी आर्थोप्लास्टी के बाद पैरों को एबडक्शन में रखा जाता है. एबडक्शन में मींस दोनों पैरों को ऐसे रखा जाता है. एबडक्शन मींस दोनों पैरों को ऐसे रखा जाता है. और उसके लिए जो फ्रेम आती है ना, उस फ्रेम को भी एबडक्शन फ्रेम बोलते हैं. वो फ्रेम ऐसे आती है, वो फ्रेम ऐसे आती है जो कि क्रीमी वायर से बनी होती है. ये वायर से बनी होती है. इसको क्या करते हैं? दोनों पैरों के बीच में लगा देंगे. तो दोनों पैरों के बीच में लगा देंगे तो दोनों पैरों के बीच में स्पेस बढ़ जाता है. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एबडक्शन. मींस मेरे हाथ के मूवमेंट से समझाता हूं. मेरा हाथ सीधा है, यदि ये बॉडी के मूवमेंट की तरफ आएगा, एडक्शन. एबडक्शन, अवे फ्रॉम मिड लाइन. एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन. ये शब्दों को याद करो यार, दिमाग तो चलाओ. बुद्धू क्यों बन रहे हो? एबडक्शन मींस, एब मींस अवे, एब मींस अवे, अवे फ्रॉम मिड लाइन. ये चीज समझ में आई. अब आता है रोटेशन. अब जो नेक्स्ट वर्ड आता है क्या? रोटेशन. रोटेशन तो आपको पता है बेटा, रोटेशन आपको पता है. रोटेशन क्या होता है? 360 डिग्री के एंगल पर घुमाना रोटेशन कहलाता है. जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट घूमता है, इस घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन. इसको क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशन. रोटेशन होना भी बहुत जरूरी है. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशन. हमारी किताब क्या बोल रही है? ए मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री एंगल. हमारा हाथ यदि 360 डिग्री एंगल पर घूम जाता है, पीछे ब्लैक बोर्ड है इस कारण पूरा नहीं घूम रहा, और थोड़ा सा कंधे में भी दर्द है इस कारण पूरा नहीं घुमा पा रहा. इसको क्या बोलते हैं बेटा? 360 डिग्री एंगल पर हाथ को घुमाना. इस हाथ को घुमाने को क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशन. आपको वही समझ में आए? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन और रोटेशन, घुमाना. उसके बाद में एक वर्ड आता है, रोटेशन भी दो होते हैं. मीडियल रोटेशन. रोटेशन कौन कौन से होते हैं? मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन. कौन कौन से हो गए बेटा? मीडियल रोटेशन और दूसरा हो गया लेटरल रोटेशन. मीडियल रोटेशन का मीन्स होता है टुवर्ड्स मिड लाइन. मीन्स ये जो मेरी मिड लाइन है इसकी तरफ से यदि मैं यूं हाथ को घुमा रहा हूं, ये क्या हो गया? मीडियल रोटेशन.
हम जब पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको बोलेंगे अंकल मीडियल रोटेशन करना है, वो पूछेगा भैया क्या होता है, भैया ऐसे आपको रोटेशन करना है, मीडियल रोटेशन। ये आ गया टूवर्ड्स मिड लाइन, अरे मिड लाइन को ध्यान में रखना है। और लेटरल रोटेशन अवे फ्रॉम मिड लाइन, ये जो रोटेशन होते हैं बेटा, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं, लेटरल रोटेशन, या इसको भी क्या बोलेंगे, लेटरल रोटेशन। जो अवे जा रहा है, जो हमारी मिड लाइन से दूर जा रहा है, लेटरल मीडियल लेटरल मीडियल लेटरल मीडियल, ऐसे इनको याद करो ना। एक टीचर पीटी कराता है, फिजिकल ट्रेनर जो कराता है, उसको ये टर्म्स पता नहीं होती, लेकिन आप इन टर्म्स को कैसे याद कर सकते हो, बहुत स्पीड से तो नहीं चल रहा, आप इन टर्म्स को कैसे याद कर सकते हो, अपने ऊपर करके देख के, अपने आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप हिंदी पढ़िए, आप इन टर्म्स को याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो वर्ड आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है, सरकमडक्शन, सरकमडक्शन क्या होता है बेटा, ऐसे मूवमेंट जिसके अंदर फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन ये सीक्वेंस में हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली शोल्डर और हिप के अंदर पाए जाते हैं। सरकम शोल्डर और हिप जॉइंट, यहां पर ये सारे मूवमेंट पाए जाते हैं। अरे बेटा शोल्डर का एग्जांपल बताता हूं, हमारे शोल्डर में एडक्शन भी हो गया, एबडक्शन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, सरकमडक्शन भी हो गया, सारी चीज हो गई, और लेटरल मीडियल रोटेशन भी हो गया, ये सारे फ्लेक्शन भी हो गया शोल्डर के अंदर, उसके बाद एक्सटेंशन भी हो गया। ये सारे मूवमेंट एक साथ यदि पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। ये मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट है बेटा, ये मूवमेंट ऑफ जॉइंट है, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे जॉइंट ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। यदि एल्बो जॉइंट, हम पढ़ क्यों रहे, एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन होना चाहिए, ये नॉर्मल है, और यदि फ्लेक्शन ना होके ये यहां से ये घूमने लग जाए तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज एक प्रॉपर तरीके से लेना बहुत जरूरी है। सरकमडक्शन की बात समझ में आई। सरकमडक्शन के बाद में फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई, फंक्शनल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज फिजियोलॉजी। जैसे बेटा ब्लड, ब्लड के स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। कि भैया हमारा ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी कर रहे हैं वो आगे हमारा एनाटॉमी। और ये ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, सांस लेने में हेल्पफुल होता है, ये सारी चीजें क्या है, फिजियोलॉजी। ये ऑक्सीजन को कैसे ग्रास्प करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइंड होगा, ये क्या, फिजियोलॉजी। हम डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे शरीर के अंदर बोन कितनी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोन की स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एनाटॉमी। अब ये बोन फंक्शन कैसे करती है, ये बोन हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट कैसे कराती है, जो मूवमेंट कैसे कराती है इसको हम पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये कहलाएगी फिजियोलॉजी। और यदि स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगी एनाटॉमी। ये चीज आपको समझ में आई। अब हम इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो सिस्टमों के अंदर हम जो पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम कहां कहां पाए जाते हैं, तो उन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हमारा सिस्टम आएगा वो आएगा बेटा सीएनएस, जिसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मींस जिसके अंदर हम नर्व्स और न्यूरॉन और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हो गया बेटा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मींस जिसके अंदर हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आ जाएगा सेल एंड टिश्यू, जिसके अंदर हम हमारे बॉडी की जो सेल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो टिश्यूज, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे फोर्थ क्या आ जाएगा, ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड हमारा क्या क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या चीजें हैं, ब्लड काम कैसे करता है, ब्लड का कारण क्या है, ब्लड को कैसे हम करते हैं, ब्लड को कैसे करना होता है, और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे हम, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मींस मसल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मस्कुलर सिस्टम। मींस हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हमारी बोन्स को सपोर्ट करती है, जिससे कि हम मूवमेंट करते चलते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो मसल्स प्रोवाइड करती है। तो जो हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ये क्या कहलाती है बेटा, मस्कुलर सिस्टम। इस मस्कुलर सिस्टम के बाद में हम जो पढ़ेंगे एक जीआई सिस्टम होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये होता है बेटा कि हम
जो खाना खाएंगे और खाना खाने से स्टूल पास करने तक जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, खाना खाना, डाइजेशन और अंदर लेंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद स्टूल पास करेंगे। जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, हमारी जो इंटेस्टाइन, हमारे स्टोमक, हमारी आंतें, हमारे जो क्या कहते हैं रेक्टम, एनस, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो कहलाता है जीआई सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, जहां पर हम यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन प्रोडक्शन और यूरिन एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर किडनी आएगी, नेफ्रॉन आएगी। ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन मींस बाहर निकालना। उस यूरिनरी के बाद में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर हम लंग्स, ट्रेकिया, RATOR जहां पर हम हमारे लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकिस और एल्वियोलाइज, इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, CO2 बाहर कैसे निकालते हैं, इस प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मेल का ऑर्गन कौन सा है, फीमेल का ऑर्गन कौन सा है और क्या प्रोसीजर है, और हाउ दे क्रिएट how they procreate generations and how this ovum will form, how sperm will form and how they will form a child। ये हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हम इन हार्मोन्स के कारण मेल है और हार्मोन्स के कारण फीमेल है। यदि किसी फीमेल के पास ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है तो वो फीमेल है, और यदि मेल है तो वो टेस्टोस्टेरोन के कारण है। यदि ये हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाएगा तो फीमेल के अंदर भी दाढ़ी आने लग जाएगी, फीमेल की आवाज भी लड़कों जैसी हो जाएगी, फीमेल की वॉइस भी हॉर्सनेस हो जाएगी। तो ये हार्मोन्स, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारी लंबाई के लिए जरूरी है, ये सारे हार्मोन्स बहुत जरूरी है। इन हार्मोन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इन ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है और कौन कौन सी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है बेटा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के अंदर जो चीज है बेटा, हमारे सेंसरी ऑर्गन, या एक बार हमारा इंटीगुमिनेटरी या डायरेक्ट स्किन लिख लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे हमारे आई, ईयर, टंग, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन के अंदर। और स्किन एक इंडिपेंडेंट एक सिस्टम है, इसको सेंसरी ऑर्गन भी बोला जाता है, इसको इंटीगुमिनेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इंटीगुमिनेटरी की स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूं, INTEGUMINATORY, इंटीगुमिनेटरी सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। कई बार कई स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम कौन सा है, बच्चे कोई और सिस्टम बता देते हैं, बोन्स बता देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम जो है वो है स्किन। स्किन को हम क्या बोलते हैं, इंटीगुमिनेटरी सिस्टम। समझ में आया? और कौन सा बचा हुआ है, 14 है ना, और कौन सा बचा हुआ है, कार्डियक सिस्टम बच गया हमारा, कार्डियक सिस्टम बच गया बेटा। कार्डियक सिस्टम के अंदर कार्डियोवैस्कुलर बोल दो बेटा, या कार्डियक सिस्टम बोल दो। कार्डियोवैस्कुलर मींस जहां पर हम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट कैसे ब्लड कैरी करता है, कैसे पहुंचाता है, कैसे लाता है, और ब्लड वेसल्स क्या काम करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है बेटा। लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ वेसल्स है, उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। और ये सारे सिस्टम्स के बारे में हम हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम वीडियोस बनाएंगे। और बाकी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं और दोस्तों को बताएं। और यदि कोई आपके माइंड में क्वेरी है और यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बेधड़क पूछ सकते, बता सकते। हम आपके सॉल्यूशंस, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप हमें फीडबैक देते रहे, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, या कोई कमी है तो निसंदेह वो भी बता सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर मोस्टली दिए होते, हमारी जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी मोबाइल नंबर दे रखे हैं हमारे, और बाकी हमारा जो लोगो बना हुआ है उस लोगो पे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप कॉल करके भी बता सकते हैं। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और
हम अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हम इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सिस्टम्स हैं, इनका एक थोड़ा सा रिव्यू दिया, एक एक लाइन का रिव्यू दिया है, क्योंकि इनका रिव्यू भी बहुत बड़ा है, एक एक सिस्टम। अब सुनो, हम नॉर्मली एक महीने में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जबकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक सिस्टम एक महीने ले सकता है। लेकिन हमें उतनी डिटेल में जाएंगे, उतनी डिटेल में, क्योंकि हमारे एकेडमिक के बच्चे और जो हमारे कंपटीशंस के बच्चे हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी डिटेल में आपको घर पे जाके स्टडी करनी है। शॉर्टली ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में आप घर जाके पढ़ेंगे तो आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा। जैसे मैं यदि आपको कच्चा केला ला के दूं, उस कच्चे केले को आप घर के अंदर यदि थोड़े दिन रख दोगे तो तुम्हें स्टडी रखनी नहीं है, तुम्हें करना है काम। यदि तुम एक्शन करना स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उसका आउटपुट बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोगों को भी घर पर पढ़ाई करनी है। ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसमें जैसे कुछ टर्म्स और थी बेटा, कि एंटी मींस अगेंस्ट होता है, और हाइपर मींस होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, मैक्रो मींस लार्ज, और माइक्रो मींस होता है छोटा, सूक्ष्म। कई बार कई लोग एक क्वेश्चन कर देते हैं, सर माइक्रोबायोलॉजी क्या है? अरे माइक्रोबायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस छोटे कीटाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस जिनको हम हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाए, उनको क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? 10⁻⁻⁶ म्यूएम। यदि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर 10⁻⁻⁶ म्यूएम से कम है तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस जीवाणु, जिस कीटाणु की स्ट्रक्चर 10⁻⁻⁶ म्यूएम से कम होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है बेटा, टेकी मींस होता है फास्ट, टेकीकार्डिया मींस पल्स रेट का बढ़ जाना, टेकिपनिया मींस रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, ब्रेडी मींस कम होना, बेसो मींस बेसल्स, है ना बेटा। एनीमिया मींस हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, एनीमिया कहलाता है। इटियोलॉजी मींस कॉजेज ऑफ द डिजीज। हम हमारे इटियोलॉजी, किसी डिजीज कंडीशन की इटियोलॉजी पढ़ रहे। इटियोलॉजी मींस कॉजेज ऑफ द डिजीज। उसके बाद में बेटा माइक्रोब्स बताया। ट्यूमर मींस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। ट्यूमर मींस गांठ। अब वो गांठ कैसे बनी? अरे किसी एक छोटी सी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई तो वो गांठ बनी ना, उसको क्या बोला जाता है? ट्यूमर। ट्यूमर मींस एक सेल का प्रोलिफरेशन होना, ग्रोथ होना और बढ़ जाना और साइज में बड़ा हो जाना, वो क्या कहलाता है बेटा? ट्यूमर। इसको एक क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। समझ में आए बेटी? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। अब ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट होता है, वो हम डिटेल में वैसे डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्ट के अंदर। मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। और बेटा एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं। एंटीरियर को बेटा सुनो, एक वर्ड ये और याद, एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और जो हमारा जो पोस्टीरियर होता है उसको क्या बोलते हैं? डोर्सल। तो कभी कंफ्यूज मत होना। वेंट्रल मींस फ्रंट, फ्रंट मींस बॉडी का फ्रंट। अरे बेटी फ्रंट। स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा। बेटा जैसे एग्जांपल बताऊं, हमारी जो ये रिब्स हैं, ये हमारी वर्टिब्रा मींस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर मींस सामने है, या वेंट्रल है मींस सामने। पोस्टीरियर, ये रिब्स के पोस्टीरियर में क्या है? वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। तो एंटीरियर को क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रल। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं बेटा? डोर्सल। सुपीरियर इंफीरियर को समझ लिया। उसके बाद में हम कैविटीज ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज पाई जाती है। क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और पेल्विक कैविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है, इन 206 हड्डियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और हम मजे से हम पढ़ाई करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब आप डिस्कशन करो, आप ये सोचो यार, आप खुद के बारे में नॉलेज ले रहे हो, खुद के हाथ के बारे में जान रहे हो, खुद के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हो। अरे ये सबसे पहले तो ये पता होना मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आई एम। तो हु आई एम कौन बता रहा है तुम्हें? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप कौन हो, आपके सिस्टम क्या है, आपके बॉडी के अंदर क्या है, तो इसको जानने की एक क्यूरियोसिटी, एक माइंड के अंदर पावर होनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं जानूं तो सही। मैं फीमेल हूं तो मेरे ऑर्गन कौन कौन से है, मेरे क्या सिस्टम है, मेल क्यों है,
हार्मोन्स कौन से हैं, ये सब नॉलेज है और ये सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मिलेंगे। बाकी की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।